नमस्कार दोस्तों। बात 28 मई की है। दिल्ली के सबाट डेयरी के पास एक लड़का खड़ा था। लड़के ने नीली रंग का शर्ट पहना हुआ था और लड़के का नाम है साहिल। लोग काम के सिलसिले में उस गली से गुजर रहे थे, लेकिन नीले कपड़े पहना लड़का साहिल कुछ और साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। इसी बीच साक्षी अपने दोस्त के घर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी और गली में खड़ा साहिल साक्षी को रुकने के लिए कहता है। साहिल साक्षी के एक हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से चाकू से हमला करता है। साक्षी दीवार के ओट लेकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करती है। साहिल एक दरिंदा सा चाकू मारना जारी रखता है। यह दरिंदा हत्यारा साहिल अगले 1 मिनट के अंदर साक्षी पर लगभग 40 बार चाकू से हमला करता है। जब साक्षी सड़क पर गिर जाती है तो साहिल वहां पर पड़े एक बड़े पत्थर से बार बार हमला करता है। इसके बाद दरिंदा हत्यारा साहिल साक्षी को पैर से भी मारना जारी रखता है और पैर से मारकर साहिल वहां से चला जाता है। घटना इतना भयानक है कि आप देख ही नहीं सकोगे उसे। इस दौरान वहां से कम 17 लोग गुजरते हैं। इनमें से कुछ महिलाएं भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता। शुरुआत में एक लड़का बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वह भी वहां से चला जाता है। करीब आधा घंटे तक साक्षी का शव सड़क पर पड़ा रहा। दोस्तों, कुछ पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर देखे जिनमें लिखा हुआ था कि अब दिल्ली दिल वालों का शहर नहीं रह गया है। लोग इस घटना की निंदा और लोगों की घटना के प्रति असंवेदनशीलता और डर के कारण ऐसा लिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वहां मौजूद 2 दर्जन या 3 दर्जन से ज्यादा लोगों में किसी ने साक्षी को क्यों नहीं बचाया। आज इस घटना की मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन करेंगे। इस घटना को समझने के लिए हम सबको एक पुरानी घटना के बारे में जानना जरूरी है। ये बात 1964 की है। अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है किन्स। किन्स के केव गार्डन में किटी जेनोविस नाम की एक लड़की रहती थी। 13 मार्च को किटी जेनोविस नाम की लड़की का पहले रेप हो जाता है, फिर उसकी सरेआम हत्या हो जाती है। जब हमलावर चाकू से जेनोविस पर हमला करता है, उस समय वहां पर 40 लोग मौजूद होते हैं। घटना को अंजाम देने से पहले 35 मिनट तक हत्यारा जेनोविस का पीछा करता है। इसके बाद वह लड़की पर चाकू से हमला करता है। इस दौरान जेनोविस ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय वहां पर 40 लोग मौजूद थे। इस हमले के समय वहां पर मौजूद एक अन्य शख्स ने न्यूयॉर्क टाइम पर अपने बातचीत में कहा था कि इस सब में मैं शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में इसे बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं। आइए जानते हैं बाई स्टैंडर्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है। इस थ्योरी में बताया गया है कि ऐसे किसी घटना के दौरान जितने ज्यादा लोग मौजूद होंगे, वहां पर पीड़ित को बचाने की संभावना उतना ही कम होगी। मनोविज्ञान की बाई स्टैंडर्ड थ्योरी कहती है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि अकेला इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आ सकता है, लेकिन भीड़ में मदद मिलने की संभावनाएं कम होती है। इस विषय पर 200 से ज्यादा अलग अलग तरह से रिसर्च किए गए हैं। इससे पता चला है कि अगर पीड़ित व्यक्ति किसी को मदद के लिए उसके नाम से बुलाए तो संभव है कि अकेला व्यक्ति भी उसकी मदद के लिए सामने आए, लेकिन भीड़ में ऐसा नहीं होता। भीड़ में ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि कोई दूसरा मदद कर देगा, मुझे अपना काम करना चाहिए। भीड़ में ज्यादातर लोग की सोच ही यही होती है कि कोई दूसरा मदद कर देगा, इसीलिए कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। यही वजह है कि लोगों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी लोग तमाशा देखते हैं। लोगों की मानसिकता होती है कि लोग दूसरे के मामलों में फंसने से बचना चाहते हैं और बुज़दिल की तरह खड़े रहते हैं। पूरे देश में
दिल्ली के लोगों को लताड़ लगाई जा रही है कि वो वारदात को एक बुजदिल की तरह होते देखते रहे और कुछ नहीं किया। लेकिन मनोविज्ञान में इसे एक बीमारी का नाम दिया गया है। इस बीमारी का नाम है गेनोविक सिंड्रोम, यानी डर की बीमारी। इस बीमारी पर कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस बीमारी पर किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग में कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाकर इंतजार करने के लिए बोला गया। कुछ देर बाद उस कमरे में धुआं छोड़ा गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और लोग खांसने लगे। लेकिन सिर्फ 38% लोगों ने इसको लेकर शिकायत की, बाकी सभी लोग शांत हो गए। अब इस प्रयोग को एक अलग तरीके से फिर से दोहराया गया। इस बार इस प्रयोग में लोगों को अकेले अकेले अलग अलग कमरों में रखा गया, फिर उसमें धुआं छोड़ा गया। रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। 75% लोगों ने धुआं होने की शिकायत की। मतलब साफ है कि जब इंसान अकेला होता है तो वह हिम्मत जुटाकर पीड़ित की मदद करने पहुंच जाता है, लेकिन भीड़ में कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। सब दूसरे के मुंह ताकते रहते हैं और मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बाईस्टैंडर इफेक्ट इसी को कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या साक्षी को बचाया जा सकता था? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बाईस्टैंडर इफेक्ट को कई तरीकों से कम किया जा सकता है। यदि कोई घटना स्थल पर कोई भी, चाहे आदमी हो चाहे औरत, सिर्फ एक बार तेज आवाज में यह कहता कि यह क्या हो रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, या फिर वहां पर कोई भी आदमी यह कह सकता था कि पुलिस आ रही है, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है, या देखो तुम्हारा क्या हाल होगा, फिर अन्य लोग भी इस घटना को रोकने के लिए सामने आते और घटना को रोकी जा सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि समाज में ऐसे दरिंदा या हत्यारों को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो उत्तर यही होगा कि इन लोग के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इनको फांसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फांसी इनके लिए आसान सजा होगी। इनको जीते जी इनके अंगों को दान करना चाहिए। इनके आंख को निकाल कर किसी अंधे को देना चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों का आंख होते हुए भी मानवता नहीं देख सकते। कुल मिला के समाज की दृष्टि से ये लोग अंधे हैं, तो इनके आंखों को निकाल कर किसी अंधे को देना चाहिए, ताकि उस अंधे को आंख मिल सके। इनके अंग को दान करना चाहिए और इनको अंधा बनाकर या अपाहिज बनाकर कुछ दिन रखना चाहिए, ताकि समाज में मौजूद ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए एक सबक बने। इनको फांसी भी दे दी गई कि इनके शव को इनके परिवार को नहीं देना चाहिए, बल्कि इनके शव को मेडिकल रिसर्च के रूप में उपयोग करना चाहिए। बाकी दर्शकों, आपका क्या राय है? आप कमेंट्स पे बताएं। जय हिंद, जय भारत।